ये थी प्लूरल डेफिनेशन जिसे हॉरेस सेक्रेस्ट ने दिया था। हॉरेस सेक्रेस्ट बहुत पहुँचे हुए मैथमेटिशियन थे और उन्होंने प्लूरल सेंस को प्रमोट किया। उन्होंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स का जो प्लूरल सेंस है उसके अंदर वो जो डेटा होता है वो डेटा किस फॉर्म में लिया गया है, उसको कैसे रखना चाहिए, वो क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स का जो डेटा होगा वो क्या होगा, कैसे रखा है तो होगा, कैसे रखा है तो नहीं होगा। स्टैटिस्टिक्स वही सब बातें उन्होंने अपनी डेफिनेशन में कही हैं। अब सिंगुलर सेंस की बात कर लेते हैं। सिंगुलर सेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जितने भी आगे के लेक्चर्स पढ़ेंगे वो सिंगुलर सेंस के बेसिस पे ही पढ़ेंगे और इसी सेंस को हम आगे जाके समझते जाएंगे। क्योंकि बेसिकली सिंगुलर सेंस किसको कंसिस्ट करता है, तो जो भी प्रोसीजर या फिर मैथडोलॉजी हैं उनको उनकी बात करता है। तो सिंगुलर सेंस किसकी बात करता है, बेसिकली जो भी प्रोसीजर्स ठीक है, जो भी प्रोसीजर्स अरे अच्छा तो क्या करेगा, जो भी प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर्स क्या हो गया भैया इसको, जो भी प्रोसीजर्स या फिर मैथडोलॉजी हैं उन सब की बात करेगा। ठीक है, तो जो भी प्रोसीजर है, कैसे है, क्यों है, सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है, फिर कोरिलेशन है, ठीक है, जितने भी इसके टेक्निक्स टूल्स जो कुछ भी हैं उन सब की बात सिंगुलर सेंस करता है। ठीक है, तो सिंगुलर सेंस क्या कहेगा, वो बेसिकली ये बताएगा कि आपने जो सेंस होने चाहिए वो बताता रहा हूँ क्या होता है। तो इट कंप्राइजेज द मैथडोलॉजी एंड द प्रोसीजर्स, ठीक है, इन्वॉल्व इन स्टैटिस्टिक्स। जो भी मैथडोलॉजी या फिर प्रोसीजर्स हैं इन्वॉल्व, उन सब की बात करेगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे फेमस डेफिनेशन हम लोगों को पढ़नी है वो है क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन्स की डेफिनेशन। देखो अभी हमने किसके बारे में जाना, हॉरेस सेक्रेस्ट के, वैसे ये क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन्स हैं। क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन्स बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। बाकी लोगों ने इतनी घटिया डेफिनेशन दी ना, सच बताऊंगा तो मैं तुम्हारा दिमाग ही खराब हो जाएगा। लेकिन इस बंदे ने बहुत ठीक बात कही और सीधी बात कही। उसने कहा जो स्टैटिस्टिक्स है वो कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा है। देखो यहाँ पर भी डेटा की बात हो रही है लेकिन डेटा के अंदर प्रोसीजर्स की भी बात हो रही है। ठीक है, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस। ठीक है, तो ये बात तो कर रहा है डेटा की, लेकिन उनके कलेक्शन प्रोसीजर, उनके जो प्रोसीजर्स हैं उनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सिंपल और बहुत शानदार डेफिनेशन दी है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर उन्होंने क्या कहा, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। ये क्या होता है बता रहा हूँ। देखो इस डेफिनेशन को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, आप करो CCPAI। तो अगर मतलब हम लोग ना भोजपुरी भाषा होती है, जैसे भोजपुरी भाषा में कहते हैं ना CC मतलब तो समझ में आ गया होगा ना तुम्हारे, CC सॉरी यार CCPAI अब नहीं समझे, अभी नहीं समझे तो तुम्हारे समझने का मर जाओ मतलब सारी CCPAI का मतलब नहीं समझे, अरे दारू पिए है ये CC। ठीक है, तो भोजपुरी आदमी, बिहारी आदमी है, ठीक है, या फिर यूपी वाला आदमी है तो वो क्या कहेगा, CCPAI, संतरा PAI। ठीक है, तो PAI के लिए क्या करेगा, CCPAI। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेगा। तो इसे C फॉर क्लासिफिकेशन, एक और एक C फॉर कलेक्शन, दूसरा C फॉर क्लासिफिकेशन, फिर P फॉर प्रेजेंटेशन, A फॉर एनालिसिस एंड I फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, इसमें बेसिकली बहुत सारी ये बातें कही हैं। इसमें उन्होंने कहा कि कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये सारे के सारे प्रोसेसर होने चाहिए सिंगुलर सेंस में। ठीक है, तो ये सारे के सारे बेसिकली एस्पेक्ट्स हैं और इन सारे हर एक एस्पेक्ट्स में बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, टेक्निक्स हैं और इन सब के सलीके हैं, तरीके हैं। ठीक है, तो ये सारे जो सलीके तरीके हैं उन सबको हम लोग बेसिकली एस्पेक्ट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं भैया, इन्होंने बहुत जाहिल मतलब सारी बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो इसमें पहले कलेक्शन ऑफ द डेटा कैसा होना चाहिए, ये हम लोगों ने देखो कलेक्शन का जिक्र उसमें भी आया था ना, हॉरेस सेक्रेस्ट की डेफिनेशन में, इसमें भी आ रहा है। तो इसमें कलेक्शन कैसा होना चाहिए, कलेक्शन जो होना चाहिए वो सामने से नहीं होना चाहिए, पीछे से होना चाहिए। जब पुलिस वाला मतलब जब आपको कोई देखना था वो मतलब कलेक्शन जो होना चाहिए वो बेसिकली इस तरीके से होना चाहिए कि जो डेटा है हमारा वो किसी और तरीके से प्रभावित ना हो, है ना। तो मतलब देखो साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग, साइकोलॉजी में कोई भी टेस्ट करना है हमें, ठीक है, सिंपली कोई भी टेस्ट करना है तो टेस्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे जिससे ऐसा ना हो कि हमारा जो डेटा है वो गलत इकट्ठा हो जाए, ठीक है, या फिर इम्प्रॉपर कलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग इस एस्पेक्ट को समझ रहे हैं, कलेक्शन ऑफ द डेटा कैसे होना चाहिए कलेक्शन।
तो रिसर्च में बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ साइकोलॉजी, किसी भी रिसर्च में, तो किसी भी रिसर्च को के अंदर जो डेटा होता है ना उसको कलेक्शन करने के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। उस तरीके में ऐसा होता है कि कुछ रिसर्च गुप्त रखी जाती हैं। कई बार जो रिसर्चर होता है उसको ही नहीं पता होता कि वो कोई रिसर्च कर रहा है, क्योंकि जो दूसरा रिसर्चर होता है उसने उसको काम दिया होता है एक रिसर्च का, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं प्लेसिबो टेक्निक, ठीक है। इसमें 2-3 टेक्निक्स होती हैं, कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। डबल ब्लाइंड मेथड होता है, प्लेसिबो कंट्रोल होता है, ब्लाइंड मेथड होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे तरीके होते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रिसर्च के अंदर जो डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा भी देखो, मान लो तुम कहो कि हिंदू धर्म वाले ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं या फिर किसी और धर्म के लोग, ठीक है। मैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ और ना ही किसी धर्म को प्रमोट कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि सपोज़ करो तुम कोई स्टडी करना चाह रहे हो, कोई सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है, वो ये जानना चाहता है कि क्या हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं या फिर किसी और धर्म के लोग, किसी और धर्म के मुकाबले, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अगर मान लो डेटा जो कलेक्ट कर रहा है वो बंदा हिंदू हुआ, ठीक है, वो बंदा हिंदू हुआ, तो वो क्या करेगा, उसकी जो पर्सनल थिंकिंग है, पर्सनल सोच है, वो अफेक्ट करेगी डेटा को, ठीक है। या फिर क्या हो, ऐसे भी हो सकता है कि मान लो चलो वो किसी और धर्म का हो तो भी वो अफेक्ट कर सकती है डेटा कलेक्शन को, ठीक है। वो हो सकता है उसके बारे में उस जो सोचता हो वही डेटा उसको दिखाई दे या फिर वही डेटा वो कलेक्ट करे, ठीक है। तो ऐसे क्या होती हैं, एरर्स आ जाती हैं हमारी जो कलेक्शन है, ठीक है। तो इसलिए कलेक्शन में एरर ना आए इसके लिए हम लोग अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं और वही आ जाता है कलेक्शन के अंदर, ठीक है। फिर अगला आता है क्लासिफिकेशन। देखो, जो डेटा हमने इकट्ठा किया है उसको क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है। कैसे क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्यों क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है भैया, एनालाइज करना है तो क्लासीफाई करना ही पड़ेगा, एनालाइज करना है तो क्लासीफाई करना पड़ेगा। लेकिन क्लासिफिकेशन के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। और आगे जाके हम लोग ना क्लासिफिकेशन का मतलब भी समझेंगे और इसके लिए हर एक, देखो हर एक के ऊपर ना वीडियो बनेगी, कलेक्शन ऑफ द डेटा, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द कलेक्शन पे तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, लेकिन इनके हर एक में जो प्रोसीजर्स है, मतलब जो एस्पेक्ट्स हैं, इन सारे एस्पेक्ट्स पे एक वीडियो बनेगी और उसके ऊपर ना अंदर ही अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे निकल के आ जाएंगे। मैंने कहा था ना पहले सीक्वेंस बताऊंगा, तो यही सीक्वेंस होगी। बेसिकली हम क्या करेंगे, हर एक जो वीडियो लेक्चर होगी, वो वीडियो सीरीज़ होगी, उसमें क्या होगा, हर एक प्रोसीजर वाइज चलेगा। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इन एस्पेक्ट्स पर ही ध्यान देने वाले हैं सिंगुलर सेंस के, और उन सारे एस्पेक्ट के हिसाब से हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। और जितने टाइप्स वाइप्स हैं सब इसके अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ और प्रेजेंटेशन हो गया। फिर टैबुलेशन का प्रोसीजर क्या होता है, हम जो भी डेटा होता है उसको किसी टैबुलर फॉर्म में कैसे पुट करते हैं, वही टैबुलेशन होता है। एनालिसिस ऑफ द डेटा क्या होता है, एनालिसिस ऑफ द डेटा किस तरीके से करा जाना चाहिए, क्या क्या तरीके होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये कह लो कि इसमें हाइपोथेटिकल टेस्टिंग्स वगैरह आ गए, ठीक है। तो मतलब वो किस तरीके से किया जाना चाहिए, वो एनालिसिस ऑफ द डेटा होता है। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा होना चाहिए, जो डेटा हमारे पास आया है उसका मीनिंग क्या है, उसी को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम लोग इस सब के अंदर जो भी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स और मेथड्स होते हैं उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अभी बस टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ के अलविदा कहते हैं। बाकी की वीडियो के लिए अगर मन करे तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा, नहीं तो फिर क्या ज़रूरी है, छोड़ो। तो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स बेसिकली देख लो, दो तरीके के हो सकते हैं। उनको दो तरीके से बेसिकली हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हमने पहले ही समझा था, सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस, तो वो तो मीनिंग था, ठीक है। मीनिंग के हिसाब से हमने अलग अलग क्लासीफाई किया था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम मीनिंग के हिसाब से कोई काम नहीं कर रहे हैं दादा, तो फिर क्या कर रहे हैं हम, स्टैटिस्टिक्स मतलब जो भी, क्योंकि हम सिंगुलर सेंस की बात कर रहे हैं, हम प्लूरल सेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं। इस बार सिर्फ सिंगुलर सेंस की बात की जाती है। इस वक्त जो बात हो रही है सिंगुलर सेंस की बात हो रही है। सिंगुलर सेंस में दो तरीके से हम लोग क्लासीफाई करेंगे। इसमें पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। सॉरी भैया, मेरी राइटिंग इतनी बुरी नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत सिंपल मैं अगर तुम लोगों को मतलब बता दूँ ना, तो ये इसका मतलब होता है टेबुलर फॉर्म में डेटा को रखना, ठीक है। डेटा को, जो भी हमने डेटा आया है उसको जब हम टेबल की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं तो उसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। यही मतलब नहीं होता, इसके अलावा और भी मतलब होता है, लेकिन बेसिक जो मतलब होता है वो ये होता है, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, क्या कर रहे हो बाबू, ठीक है।
तो ये समझ में आ गया। अब देखो स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन किया था हमने। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में हमें 2 टाइप मिलेंगे। कौन कौन से? पहला टाइप मिलेगा 3 टाइप मिलेंगे। तो पहला मिलेगा डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। फिर हमें जो अगला टाइप मिलेगा वो मिलेगा इन्फ्रेंशियल, और फिर जो मिलेगा वो मिलेगा कोरिलेशनल। इनके बारे में समझते हैं। देखो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि जब कभी हम ऐसे मेथड्स, इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ऐसे मेथड्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो किसी इन्फ्रेंस को नहीं निकालते, ठीक है, बल्कि डिस्क्रिप्शन देते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन देना। डिस्क्रिप्शन देने का मतलब क्या हो गया? तो ये समझो, मान लो भैया कि डिस्क्रिप्शन मतलब जो भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब डिस्क्रिप्शन, वही ऑर्गेनाइजिंग डेटा, क्लासीफाइंग डेटा, समराइजिंग डेटा, ऑब्जर्वेशन, ये सारे जो होते हैं ना वो इसके अंदर आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर, ठीक है। ऑर्गेनाइज करते हैं हम डेटा को, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं। तो जो बेसिकली स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स होते हैं ना वो सब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आ जाते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में कैसे प्रोसीजर्स होते हैं? इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, जो डेटा सेट है हमारे पास उसी के साथ काम हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन इन्फ्रेंशियल में क्या होता है, हमारे पास जो डेटा सेट है नहीं, मतलब सॉरी, जो डेटा सेट हमारे पास है और जो डेटा सेट हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो जो डेटा सेट हमारे पास है उससे जो डेटा सेट नहीं है उसके बारे में जानकारी निकालना, मतलब कुल मिला के भविष्यवाणी करना, ठीक है। तो जब हम किसी सैंपल से किसी बड़ी पॉपुलेशन के बारे में डेटा निकाल रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्शन के दौरान कौन सी पार्टी जीतेगी, 4 लोगों से पूछ लिया और उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा लिया, ठीक है। तो वो उसी को बोलते हैं एग्जिट पोल। तो एग्जिट पोल का नाम तो सुना ही होगा। तो एग्जिट पोल में क्या होता है, फ्यूचर, अभी जो डेटा तुम्हें थोड़ा बहुत है उस डेटा से फ्यूचर में आने वाले डेटा के बारे में सोच निकाल लेना, समझ निकाल लेना, वही कहलाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो ड्राइंग द कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। अभी यहाँ पर देखो मैंने 2 वर्ड इस्तेमाल किए हैं, एक सैंपल कहा, एक पॉपुलेशन कहा। आगे वाले वीडियोस में ना हम लोग जब वेरिएबल्स कर रहे होंगे उससे ठीक पहले हम लोग सैंपल के बारे में पढ़ेंगे। सैंपल और पॉपुलेशंस के बीच में जो डिफरेंस है ना उसके बारे में ढंग से पढ़ेंगे। तो वेरिएबल्स जाने से पहले हम लोग ये इसको कवर करेंगे, ठीक है। फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो गया। अब आ जाते हैं कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स। कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स में मतलब ये होता है कि मान लो कोई वेरिएबल एक्स है, मैंने कहा ना वेरिएबल आ गया तो हम लोगों को परेशानी होगी। एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल वाई है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वही होता है कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स। अब तुम बोलोगे ये क्या होता है? तो ये ऐसा होता है, देखो मान लो कि हमें कभी कभार ऐसी कंडीशन आ जाती है साइकोलॉजी के अंदर जब हमें एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल के बीच में रिलेशन जानना पड़ता है। रिलेशन जानने का मतलब हमने कहा ना अभी, अग्रेसिवनेस और दूसरा रिलीजन। अग्रेसिवनेस एक वेरिएबल है, मतलब जो अलग अलग हो सकते हैं। अग्रेसिवनेस गुस्सा ज़्यादा कम, कम ज़्यादा, ज़्यादा कम, बहुत मारो मारो, फोड़ दो सर फोड़ दो, ठीक है, लाइक ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरा और जो धर्म हो सकते हैं वो भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, रिलीजन एक वेरिएबल हो गया और दूसरा वेरिएबल हो गया हमारा एग्रेसिवनेस। तो हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन ही तो निकालना है ना, रिलेशन निकालना है ना, तो इसी को बोलते हैं कोरिलेशनल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो अब ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अगले स्टैटिस्टिक्स का जो टाइप होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें पहला जो टाइप होता है वो होता है पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स और दूसरा होता है नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें क्या होता है भैया, देखो डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। मैंने अभी कहा डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब मैंने बता दिया टेबल की फॉर्म में होना, ठीक है। तो एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि उसके अंदर ये होता है ना कि आधा पार्ट आधे पार्ट के जैसा होता है, ये समझ लो। इसके 2-3 बिंदु होते हैं, मतलब पॉइंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट, मतलब उसके बेसिकली कुछ क्राइटेरिया होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, कि तब मानी जाएगी तब नहीं मानी जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि जब कभी डेटा जो होता है उसको अगर हम ग्राफ बनाए, ठीक है, ग्राफ बनाएं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब आधा पार्ट जो ग्राफ का होगा वो दूसरे हाफ पार्ट के बराबर होता है तो हम कहते हैं कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। या फिर ये कह लो कि जब मीन मीडियन मोड तीनों एक जैसे आए ना तब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तब जब कभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मानना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है ना, हमें ऐसा मान के चलना पड़ता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है, तो हम पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जिसमें हमें मानना ना पड़े, वो नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स होता है। तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग ने इसके अंदर कुछ प्रोसीजर्स एंड टेक्निक होते हैं। देखो इसका काम जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। जब हम लोग टेस्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे ना, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, टेस्टिंग या हाइपोथेसिस। तो उसमें क्या होता है, इसमें 2-3 तरीके होते हैं, एक पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, दूसरा नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग टेस्टिंग के लिए ना
तब ना आगे जाके तुम्हें जब जैसे तुम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे ना, हमने कहा ना क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन के अंदर आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा उस वक्त आप लोग इसको पढ़ लोगे, मतलब आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना तभी मैं ये पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के टाइप्स बता दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए सलामत रहो, खाते पीते रहो, मारते पीटते रहो, नहाते धोते रहो, जो मन में आए वो करते रहो, और पढ़ना है तो पढ़ते रहो। और चौथी चीज़, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ये सारे जो भी करना हो भाई कर देना, ताकि मन करे तो मैं भी थोड़ी वीडियो बना दूँ, ना क्या ज़रूरत है, छोड़ जाने दो।